बच्चों, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। इसका दूसरा नाम है लुईस बेस यानी लुईस क्षार। तो वे परमाणु, अणु अथवा आयन जिनके पास कम से कम एक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित रहता है, फालतू में रहेगा, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है बॉन्ड बनाने में, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जिनका कहीं यूज़ नहीं होता है बॉन्ड बनाने में, उन्हें लोन इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। तो वे परमाणु, अणु अथवा आयन जिनके पास कम से कम एक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, वे इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या लुईस बेस, लुईस क्षार कहलाते हैं। तो सभी जितने भी निगेटिव आयन हैं जैसे Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मदाता अथवा लुईस क्षार कहलाएंगे। ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अर्थात सभी उदासीन अणु जिन पर कम से कम एक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, उन्हें इलेक्ट्रॉन युग्मदाता अथवा लुईस क्षार कहेंगे। जैसे NH3 के पास देखिए हमने दो बिंदी बनाई हैं, ये लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है। H2O पे देखिए दो दो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ऐसे एल्कोहल, ROH, तो ऐसे बहुत सारे अणु हैं जिन पे लोन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो ये सारे के सारे लुईस बेस हो गए। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म रिसीवर अर्थात ग्राही। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही इन्हें कहेंगे लुईस एसिड, लुईस अम्ल। तो वे परमाणु, अणु अथवा आयन जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म अपने अष्टक से कम होता है, यानी बाहरी कक्षा में 8 नहीं है, 8 से कितना कम है, एक लोन पेयर अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कम से कम। तो वे परमाणु, अणु अथवा आयन जिनके अष्टक में कम से कम एक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होती है, उन्हें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अथवा लुईस अम्ल कहते हैं। जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं सारे के सारे धन आयन, वो सब लुईस अम्ल हैं। जैसे H+, R+, Cl+, Br+, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही अर्थात लुईस अम्ल कहलाएंगे। और कुछ ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स यानी उदासीन अणु भी होते हैं जिनमें कम से कम अष्टक से 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जैसे BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसमें B के पास 3 होते हैं, 3 फ्लोरीन से साझे से मिल गए, हो गए 6, तो अष्टक से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ऐसे कंपाउंड्स इनको कहेंगे लुईस एसिड। क्लियर हो गया। अब इसके बाद पॉइंट्स आता है उपसहसंयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण हमने 2 प्रकार के यौगिक पढ़े हैं, आयनिक यौगिक यानी विद्युत संयोजी यौगिक और सहसंयोजी यौगिक, ठीक है। तो इनके लक्षण इन दोनों के बीच में होंगे, लेकिन सहसंयोजी यौगिकों से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। क्लियर हुआ। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो सहसंयोजी बंध जैसे बनता है ठीक उसी प्रकार से उपसहसंयोजी बंध भी बनता है। क्लियर हो गया। अब इसके कुछ गुण हैं जो हम अभी बता रहे हैं आपको। तो पहला पॉइंट है कि ऐसे यौगिक ठोस, द्रव, गैस ये सब तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। इन यौगिकों के अणुओं के बीच में हमेशा ध्यान रखना, अणुओं के बीच केवल वान डेर वाल बल लगता है। इसी कारण इनके गलनांक, क्वथनांक सहसंयोजी यौगिकों से कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन आयनिक यौगिकों से कम होते हैं। ऐसे यौगिक जल अथवा ध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलते, अविलेय रहते हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं। तो ध्रुवीय माने पोलर सॉल्वेंट्स, अध्रुवीय माने नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। क्लियर हो गया। अब आते हैं, चूंकि ये यौगिक जल में नहीं घुलते, इसी कारण ये जल में आयनित नहीं होते। चूंकि ये आयनित नहीं होते, इसी कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो विद्युत के सुचालक केवल वही हो सकते हैं जो जल में अपने आयनों में टूट जाते हैं, क्योंकि आयन ही विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। क्लियर हुआ। अब आते हैं इसकी दिशा क्या है कि उपसहसंयोजी बंध दिशात्मक होता है यानी डायरेक्शनल होता है। इसी कारण इनकी जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर यानी ज्यामितीय संरचना एकदम निश्चित होती है कि कैसे होंगे यौगिक। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो पॉइंट है वो हम बाद में बताएंगे आपको, फिलहाल इतना ही आप समझें।